अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आंगन नावेल की शुरुआत कर रहे हैं। आंगन नावेल खुतेजा मस्तूर का मियारी और बुलंद पाया नावेल है। ये नावेल दूसरी जंग अजीम से लेकर वतन की आज़ादी और उसके बाद वतन के तकसीम के दरमियानी मुद्दत में जो हालात रहनुमा हुए उस हालात पर मबनी है। सर्दियों की रात कितनी जल्दी सुनसान हो जाती है। आज भी शाम से बादल छा गए थे, खनकी पड़ गई थी। खिड़की के पास लगे बिजली के खंभे का बल्ब खामोशी से जल रहा था। गली के उस पार स्कूल की अधबनी इमारत के करीब दरख्तों के झुंड से उल्लू के बोलने की आवाज आ रही थी। उसकी आवाज की नहुसत रात को और भी सुनसान किए जा रही थी। पास के बड़े कमरे में अब कतई खामोशी थी। छम्मी की करवटें बदलने की आहट भी न महसूस होती। सो रही है मजे में, आलिया ने बड़ी हसरत से सोचा। उसे नींद न आ रही थी। रात को नींद न आना कितना तकलीफ दे एहसास होता है। ये एहसास उस वक्त तो और भी शदीद हो जाता है जब बिल्कुल नई जगह हो। शायद नई जगहों की पहली रात इसी तरह बेख्वाबी से गुजरती होगी। उसने एक बार फिर सो जाने की कोशिश की। खिड़की के पट भेड़ने से नन्हे से कमरे में अंधेरा छा गया और लिहाफ में मुंह छुपाकर उस तरह लेट गई जैसे वाकई सो रही हो। देर तक बेसुध पड़े रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि सारी जिद्दोजहद बेकार गई। नींद का तो कोसों पता न था। माजी की यादें बगुले की तरह दिमाग में लौटे लगा रही थी। वो बड़ी बेबसी से अपने बिस्तर पर पलथी मारकर बैठ गई। खिड़की के पट खोलकर बाहर देखने लगी। गली के उस पार स्कूल की इमारत, आम और पीपल के घने दरख्त सब अंधेरे में डूबे हुए थे। शाम को ये सब कुछ कितना साफ और खूबसूरत नजर आ रहा था। खिड़की में बैठकर उसने सब कुछ जरा दिलचस्पी से देखा था, मगर उस वक्त अंधेरे में दरख्त सिया पहाड़ियों की तरह महसूस हो रहे थे। और जब हवा का तेज झोंका चलता तो ये दरख्त बचपन में सुनी हुई कहानियों की बुतों की तरह खौफनाक मालूम होती। इस तरह तो नींद आने से रही, उसने सोचा और खिड़की के पट भींच कर बंद कर दे। लेटते उसे अपना जिस्म टूटता हुआ महसूस हुआ। सारे दिन के सफर की बेचैनी ने कहीं का न रखा था। हाय भय, वो कराही, अब नींद नहीं आती। जब तक दिमाग की दुनिया वैरान न की जाए, नींद का कहाँ से गुजरूं। माजी की यादें हर तरफ से डराती चली आ रही थी। लोग कहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पीछे मुड़कर देखने में क्या रखा है, आगे बढ़ते जाओ। पर उसे तो अरसे में सिर्फ अपना माजी ही मिला था। माजी जिससे उसने क्या कुछ नहीं सीखा। अब वो उसे किस तरह दामन बचाए। जिन हालात में वो यहाँ आई थी उनकी वजह से तो और भी यादों ने सिर उठा रखा था। जाने अम्मा भी सोई होंगी या नहीं। घर में कैसी खामोशी तारी थी। गली में कोई रागी टटरी आवाज में गाता गुजर कर, मुफ्त वे बदनाम सवरिया तेरे ले। ये रात किस तरह गुजरेगी। अब्बा जेल में तुम्हारी रातें किस तरह गुजर रही होंगी। उसने जैसे बिलबिलाकर घुटने पेट में उड़ा लिए। दूर कहीं से घड़ियाल के 11 बजने की आवाज आ रही थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हवा के झोंकों में आती हुई बौछार खिड़की के पट्टों पर मध्यम ले में गुनगुना रही थी। अब ये जिंदगी कैसी होगी, उसने जैसे डर कर सोचा। कमरे में कितना अंधेरा था। उसे अपने सवाल पर उसी तरह अंधेरा छाया हुआ महसूस हुआ। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। नींद तो अब भी कोसों दूर थी, पर माजी की यादें उसकी रात कटवाने के लिए आ बैठी थी। वो एक उजाड़ जिला था। सिर्फ ईंटों के मकान इस तरह बने हुए थे कि किसी तरतीब का ख्याल ही ना आता। बस ऐसा महसूस होता कि किसी ने उठाकर बिखेर दिए हैं। वहाँ उस छोटी सी जगह में कितने बहुत से मंदिर थे। उनके सुनहरे क्लस्टर उठाए जैसे भगवान की प्रार्थना करते रहते। मंदिरों में सुबह शाम घंटे बजते। पुजारियों के भजन गाने की मध्यम मध्यम आवाज घर तक आती। वहाँ दरख्त किस कदर थे। धूल से अटी हुई कच्ची सड़कों पर दोनों तरफ आम, जामुन और पीपल के घने दरख्त थे। उन दरख्तों के साए में रागीर अंगोछी बिछाए घड़ियां सर के नीचे रखकर मजे से सोया करते। उन दिनों बहार का मौसम था। आमों में बोर आ चुका था। कोयल हर वक्त कूका करती। उन्हीं दिनों तो वहां आई थी। जब उस नई जगह पर अब्बा का तबादला हुआ तो उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल तन्हा और उदास है। वहीं उसका शऊर जागा था और कुछ सोचने समझने की सलाहियत ने जन्म लिया था। उस दिन जब सब लोग नए घर में उतरे थे तो सामान के बड़े बड़े बंडल सहन में हर तरफ रखे हुए थे, जिन्हें अब्बा महकमा की तरफ से मिले हुए चपरासी की मदद से खुलवा रही थी। अम्मा घर और सामान की तरफ से बिल्कुल बेताल्लुक सी मालूम होती, फिर भी उन्होंने कई बार घूम फिर कर ऊंचे ऊंचे महराबदार बरामदों, कमरा और गुस्ले खाने वगैरह को देखा था।
तहमीना आपा नजरें झुकाए छोटा मोटा सामान उठा उठा कर कमरों में ले जा रही थी। अम्मा सख्त बेजारी से आराम कुर्सी पर नीम दराज थी। सफदर भाई अपनी कमजोर शानी झुकाए बरामदे की महराब में अखनू बैठे थे। तुम भी अपनी मामू की मदद करो, अम्मा ने बड़ी हिकारत से सफदर भाई की तरफ देखा था। रहने दो, वो कमजोर हो गया है बुखार से, फिर सफर में भी थक गया है, अब्बा ने आहिस्ता से कहा। ये तो हमेशा ही थका रहता है, अम्मा बड़बड़ाई और फिर जैसे चलकर अब्बा के साथ सामान खुलवाने लगे। तहमीना आपा ने घबरा कर सफदर भाई को देखा और फिर नजरें झुका ली। वो कुछ खौफजदा सी हो गई। उसी दिन तो उसे एहसास हुआ कि घर की फिजा खींची खींची है। उस सब के बिगड़े तेवर देखकर और भी रंजीदा हो गई। उसे तो अपनी वही पुरानी जगह याद आ रही थी। वहां तो लाइन से सारे अफसरों के पीले पीले बंगले बने हुए थे। बंगलों से जरा दूर आमों का बाग था, पास छोटा सा तालाब और उस तालाब में बच्चे और भैंसें साथ साथ नहाया करते। वहाँ उसकी हमसिन बहुत सी लड़कियां और लड़के थे। सारा दिन मजे मजे के खेल खेले जाते और कुछ नहीं तो पानी में बैठी हुई भैंसों को ढेले ही खींच खींच कर मारते जाते। बाग में घुसकर कैरियों की चोरी की जाती, मगर जब चोरी पकड़ी जाती तो बाग का रखवाला उन्हें कुछ भी न कहता, बल्कि जमीन पर टपकी हुई कच्ची कैरियां खुद ही चुनकर उन्हें दे देता। अपने बाबोरों के बच्चे वो बड़े प्यार से उनके सरों पर हाथ फेरता। कमला हमेशा उससे मुंह चिढ़ाती, उसके बड़े दांतों का मजाक उड़ाते, मगर वो नहीं बिगड़ता। रात को खासा मन बुआ उसकी जिद पर कहानियां सुनाते, शहजादे और शहजादी की कहानी जो एक ही बिस्तर पर बीच में तलवार रखकर सो जाते थे। उस कहानी से सख्त फिक्रमंद हो जाती। अगर किसी ने जरा सी भी करवट ली तो कहीं शहजादे या शहजादी का जिस्म न कट जाए। खासा मन बुआ उसे समझाते कि भाई कहानियों में जिस्म नहीं कटा करते, फिर भी उसकी फिक्र कम न होती। सोते में भी खौफ से करवट न बदलती, जाने वो तलवार उसके बिस्तर पर कहाँ से आ जाती। खासा मन बुआ और भी कैसे मजे मजे की कहानियां सुनाती थी। राजा भोज और गंगोत्री की कहानियां, कठपुतली की कहानी जो राजा के मेल की हर चीज खा गई थी। कठपुतली की कहानी भी कितनी अच्छी थी। कठपुतली की बुरी हरकतों की इत्तला जब राजा को दी जाती तो बड़े मीठे अंदाज से गाया जाता। काट की कठपुतली रे राजा गई, सब घोड़े खाए जी। खासा मन बुआ जब राजा को गाकर बताते तो वो नाराज नहीं होता था। वो हैरत से पूछती थी, नहीं बेटा, राजा लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, उनके सामने हर बात अच्छी तरह कहनी पड़ती है, नहीं तो बाल बच्चे समेत कुल्हों में न पलवा दे। उसे खौफ सा महसूस होता तो खासा मन बुआ उसे अपने पसीने से चिचपपाते हुए सीने से लगा लेते। अम्मा से तो उसका सिर्फ इतना ही ताल्लुक था कि जब वो खेलते खेलते बाहर से आती तो उनसे लिपट जाती। वो उसे प्यार करके फिर से खेलने की हिदायत करती। अब्बा तो उसे सिर्फ दूर ही दूर से नजर आते। सुबह दफ्तर चले जाते और शाम को बैठक दोस्तों से भर जाती। वो सब जोर जोर से बातें करते, कहीं के लगाते और खासा मन बुआ उनके लिए चाय बनाती रहती। उसके बाद स्कूल में दाखिल कर दी गई। अब तो उसकी दुनिया और भी वसी हो गई थी। उसकी कई साथी लड़कियां स्कूल में आ गई थी और दूसरी नई नई लड़कियों से दोस्तियां बढ़ रही थी। जब वो पढ़कर आती तो सफदर भाई उसे अपने पास बुलाती, पढ़ने के सिलसिले में सवालात करती। उसके हर जवाब पर जोर से हंसते, वाह तुमको तो कुछ नहीं आता। उसे सख्त बुरे लगते और वो जल्दी से भागने की कोशिश करती। जब वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसने खासा मन बुआ के मशवरे से सलीके वाले खेल खेलना शुरू कर दिए थे। सहन के कोने में गुड़ियों का बड़ा सा घरौंदा बनाया गया। उस घरौंदे में गुड़ियों की शादी होती, धूम से बारात निकलती, गुड़ियों के बच्चे पैदा होते, आपा से वसूल की हुई ढेरों कतरनों से कपड़े ले जाते। खासा मन बुआ शादी और पैदाइश पर खजूरें बना कर देती, कभी कभी जर्दा भी पकता। उस दिन कमला, उषा, राधा छूत न मानती, उसे खुले खजाने जर्दा खाती। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसने बाहर निकलकर हर तरफ नजर दौड़ाई। चरवाहे बकरियां हाल के ले जा रहे थे। 2-4 नंग धड़ंग बच्चे बैठे मिट्टी से खेल रहे थे। वो छोटे छोटे कच्चे मकान दिखाई दे रहे थे। उसके घर के पास से सिर्फ एक ही 2 मंजिला मकान था, या फिर चपरासी का घर जो पीली मिट्टी से बना हुआ था। वो बड़ी देर तक पूछे 2 मंजिला मकान को देखती रही, मगर वहां से कोई लड़की न उतरी जिसे अपना दोस्त बना सकती। एक मर्द सफेद बुराक धोती का पल्लो थामे तेजी से नीचे उतरा और चला गया। उसके बाद घर की ऊपरी मंजिल से हारमोनियम पर गाने की आवाज आने लगी। उसने गीत के बोल दोहराए, मगर उसे वो बोल कितने गैर दिलचस्प लगे थे।
दरख्तों पर परिंद जोर जोर से चहचहा रहे थे। वो बड़ी बेजारी से बैठक की दहलीज पर बैठी रही। उसका जी चाह रहा था कि खूब चीख चीख कर रोए, अपने कपड़े फाड़ डाले और यहाँ से भाग जाए। बेटा हमारे पास आ जाओ। चपरासी की बीवी सहन की कच्ची नीची दीवार पर उचक उचक कर उसे बुला रही थी। वो अंदर आ गई। बहुत सा सामान ठिकाने लग चुका था। सहन में आराम कुर्सियां बिछ गई थी और चपरासी चाय बना चुका था। आपा, सफदर भाई, अब्बा और अम्मा सब थके से चुपचाप बैठे थे। उससे किसी ने भी बात न की। बीच सहन में मेहंदी का छोटा सा पौधा लगा था जिसकी पत्तियां खूब हरी हो रही थी। उसने लोटे में पानी भरकर पौधे में डालना शुरू कर दिया। चाय पियो बिट्टू। सफदर भाई ने उस दिन पहली बार कुछ ऐसे प्यार से बात की कि उनके पास चले गई और उनकी करीब वाली कुर्सी पर बैठ गई। घबरा रही हो बिट्टू? नई जगह है, कोई साथ खेलने वाला भी नहीं। सफदर भाई ने उसके सर पर हाथ फेरा तो फूट फूट कर रोने लगी। एक सफदर भाई थे जो इस बात को समझ सकते थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उनकी गोद में झुक गई। अम्मा ने बड़ी सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें बंद करके जैसे उन नजरों से अपने आप को महफूज कर लिया। अम्मा बड़े करख्त लहजे में चपरासी को समझाने लगी, तुम्हारे जिम्मे बाहर के काम है, तुम घर के काम नहीं कर सकते। फौरन एक आया का इंतजाम करो, मगर एक ख्याल रखना कि जवान न हो। ऐसी औरतें दो कौड़ी का काम नहीं करती। बस कल तक आपकी मर्जी का इंतजाम हो जाएगा सरकार। शाम हो रही थी। अब्बा अपनी पतली सी छड़ी उठाकर बाहर घूमने चले गए। अम्मा ने एक बार कंखियों से सफदर भाई को घूरा। जाओ आप खेलो। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और जैसे रटा हुआ जुमला इस्तेमाल किया। वो बाहर दहलीज पर जा खड़ी हुई। 2 मंजिली मकान की ऊपरी मंजिल से धुआं उठ रहा था। मंदिरों से घंटों की तेज आवाजें आ रही थी। खेलो, किससे खेलो? या इस जंगल में कौन है? उसका जी भर रहा था। घर के अंदर हो या फिर उस दहलीज पर बैठो और खेलो कहे जाओ। वो बड़बड़ा रही थी। उस पर सब लोग मुंह बनाकर बैठे हैं। वो घुट घुट कर रोने लगी। आओ बेटा रोटी खाओ। चपरासी की भी दीवार पर उचक रही थी। उसने जल्दी से आंसू पोंछकर मुंह फेर लिया। आलिया बिट्टू। आपा बड़ी बड़ी आंखें झुकाए उसके पीछे आ खड़ी हुई। चलो अंदर, अब अंधेरा हो रहा है। हाय कितनी खूबसूरत जगह है ये भी। उन्होंने भी ठंडी सांस भरकर दूर दूर देखा और फिर उसे अपने कमरे में अपने कमर से लिपटाए अंदर आ गई। वो बैठक के पास वाले छोटे कमरे से गुजर रही थी तो एक लम्हे को ठिठक कर खड़ी हो गई। सफदर भाई मेज पर रखी हुई लालटेन के पास झुके कोई किताब पढ़ रहे थे। सहन में कतार से पलंग बिछे हुए थे। आपा का पलंग मेहंदी के पौधे के पास बिछा हुआ था। उनके पास उसका पलंग था। वो अपने बिस्तर पर खामोशी से लेट गई। चांद उभर रहा था, आसमान रोशन था, मगर आपा का चेहरा सहन के हल्के से अंधेरे में आसमान से भी कहीं ज्यादा साफ नजर आ रहा था। उसे तो उस दिन एहसास हुआ कि आपा हर वक्त घूम रही थी। उस वक्त भी अपने बिस्तर पर बैठी बड़े खोए हुए अंदाज से मेहंदी की पत्तियां नोच नोच कर बिखेर रही थी। दालान की मेहराब के बीच में रखी हुई लालटेन की लौ बहुत नीची थी। चपरासी बावर्ची खाने में खाना पका रहा था। अम्मा दूसरी लालटेन हाथ में उठाए कमरों में जाने क्या क्या करती फिर रही थी। जब तुम स्कूल में दाखिल होगी तो फिर बहुत सी लड़कियां दोस्त बन जाएंगी। आपा ने उसकी तरफ करवट लेकर उसका हाथ थाम लिया और होले होले सहलाने लगी, मगर दुख की शदीद एहसास ने आपा की मोहब्बत का जरा भी असर न लिया। हाथ छिड़ाकर उसने मुंह फेर लिया। फिर आसमान पर उड़ते परिंदों को देखने लगी और उसे पता भी न चला कि कब नींद का झोंका आ गया। अरे बिट्टू, बगैर खाना खाए सो रही हो? उसने चौंक कर आंखें खोल दी। सफदर भाई उस पर झुके हुए थे। क्या जरूरत थी अभी से जगाने की? अम्मा उस लहजे में बोले जैसे वो चपरासी को हिदायत दे रही थी। सफदर भाई उसके पास से हटने वाले थे कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर लेटे लेटे झुककर उनकी टांगों से लिपट गई। सफदर भाई ने 2-1 बार अम्मा को नीची नीची नजरों से देखा और फिर उसका सर गोद में रखकर बैठ गए। कहानी सुनाइए सफदर भाई, यहाँ तो खासा मन बुआ भी नहीं। उसने भराई आवाज में कहा। कौन सी कहानी बिट्टू? उसी शहजादी की जिसके अब्बा ने उसे डोले में बिठवा कर जंगल में छिड़वा दिया था। उसने अम्मा की परवाह किए बगैर कहानी की फरमाइश भी कर डाली। आपा जैसे एहतरामन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। मैं तुमको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब लड़का जो शहजादी से मोहब्बत करता था। हाँ तो सुनो। एक था लड़का। आपा घबरा कर इधर उधर देख रही थी। बारिश अब तेज हो गई थी। हवा जैसे दरवाजों पर दस्तक दे रही थी।
शम्मी सोते में जाने क्या बड़बड़ा रही थी। उसने लिहाफ में मुंह छुपा लिया। उसे कितनी तफसील से जरा जरा सी बातें याद आ रही थी। सफदर भाई कितनी वजिया मगर कैसे मिस्कीन सूरत के थे। उनकी मिस्कीनी की वजह अम्मा की भरपूर नफरत थी। अब्बा जान उनसे उसी कदर मोहब्बत करते, उनकी जरा जरा सी ज़रूरतों का ख्याल रखते। आपा सफदर भाई से बात तो न करते मगर चोरी छुपे उनका ख्याल ज़रूर रखते। अम्मा को किस कदर दुख था कि सफदर भाई उनके शौहर के पैसे से पढ़ पढ़ कर या फिर पास कहलाते और रोजगार की परवाह किए बगैर ठाठ से अलम दलम किताबें पढ़ा करते। अम्मा सारा दिन जल जल कर कहा करते कि ये किताबें किसकी रोजी का सामान बन सकती, ये निकम्मा मुझे खाकर इस घर से निकलेगा। वहीं उसने एक नया नाम सुना था, नजमा पुप्पी। ये अब्बा की सबसे छोटी बहन थी जो अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी। छुट्टियों में वो अपने सबसे बड़े भाई के घर चली जाती। अम्मा की सूरत से बेजार थी मगर अम्मा जब उन्हें याद करते तो नफरत का सांप हर तरफ फंकारने लगता। खैर वो तो नजरों से दूर थे मगर सफदर भाई तो हर वक्त आंखों के सामने थे और अम्मा को उनसे पीछा छुटाना नामुमकिन नजर आता था। अम्मा अपने दुकाओं में मगन रहते और अब्बा अपनी दुनिया में मगन। दफ्तर से आने के बाद वो घंटा आधा घंटा घर में गुजारते। अम्मा किसी न किसी बात पर लड़ते और अब्बा बाहर की राह लेते। किस्म किस्म के दोस्त आ जाते जिनसे घंटों जोश और खरोश से बातें होती। एक बार उसने अब्बा की बातें सुनने की कोशिश की थी मगर आज़ादी, गांधी और आज़ाद वगैरह के नामों के सिवा उसके पल्ले कुछ भी न पड़ा था। वो उकताकर दरवाजे के पास से हट गई थी। हाँ, सफदर भाई को उन बातों से कुछ ऐसी दिलचस्पी थी कि घंटों सिर झुकाए बैठे रहते। दरवाजे की ओट में खड़े होकर वो इशारों से उन्हें उठाना चाहती मगर सफदर भाई पर कोई असर न होता। वो सफदर भाई से रूठ जाती। उन दिनों तो सिर्फ सफदर भाई उसकी खुशियों का सहारा थे। सफदर भाई से एक ऐसी आम से कहानी वाबस्ता थी। एक कहानी सुनाते हुए अम्मा कितनी मगरूर मालूम होती। उस दिन भी जब वो और आपा अम्मा के पास बैठे थे तो अम्मा ने सफदर भाई की कहानी छेड़ दी थी। इस सफदर बज़ाद का बाप एक गरीब किसान का बेटा था। उसका दादा और बाप तुम्हारे दादा की जमीनों पर काम करते थे। उसके अलावा घर के कामों को भी नौकरों की तरह अंजाम देते। जाने कैसे ये दोनों बदबख्त तुम्हारे दादी के सर चढ़ गए थे जो घर में कोई उनसे पर्दा भी न करता। वैसे तुम्हारी दादी की तबीयत तो गांव भर में मशहूर थी। उनकी सख्ती का यह आलम था कि जब किसी नौकर चाकर से नाराज होते तो बटी हुई रस्सी लेकर उसकी खाल उधेड़ देती। हाय क्या गुरूर था, क्या राब था। जिधर से गुजरते लोगों की रूह कब्ज हो जाती। मगर सफदर के बाप दादा से हमेशा इनायत से बोला करते। तुम्हारे दादी का तो ये हाल था कि कभी अपने शौहर से सीधे मुंह बात न की और अल्लाह मरहूम को बख्शे। उन्होंने तुम्हारी दादी को दुख भी बहुत दिए थे। उनकी 2 दाश्ताएं थी जिनके 3 लड़के थे। दादा ने अपने दाश्ताओं के लिए अलग अलग घर बनवा रखे थे। उन्हें तुम्हारी दादी की हवेली में आने की इजाज़त न थी। हाँ, उनके बच्चे हवेली में आते जिन्हें तुम्हारी दादी नामों के साथ हरामी कहकर पुकारती। वैसे उन दिनों दाश्ताएं रखना इतनी बुरी बात न समझी जाती, इसीलिए तुम्हारी दादी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जायज बीवी की शान तो उसी तरह दोबाला रहती। जिम्मेदारी का सारा काम तुम्हारी दादी के सुपुर्द था। दोनों दाश्ताओं के खाने पीने का सामान अपने सामने तुलवा कर भिजवा दिया करते। शादी का मामला भी खुद तुम्हारी दादी तय करती। उन्होंने तुम्हारे बाप और चचाओं की शादी अपनी मर्जी से की थी। बहुओं को बहुत दबा कर रखते मगर उन्होंने मुझसे कभी ज्यादती न की। मैं उनकी तरह बड़े घर की बेटी थी। मेरा भाई इंग्लैंड में पढ़ता था। मुझ में तुम्हारी दादी जैसा राब था। तुम्हारी बड़ी और मंझली चच्ची उनके सामने मुंह न कर पाती। तुम्हारी दादी अगर किसी के सामने झुकती थी तो तुम्हारे सबसे छोटे चचा थे। जब खिलाफत की तहरीक चली तो तुर्की चले गए, फिर उनका पता न चला कि कहाँ गए। फिर भी तुम्हारी दादी ने कभी किसी के सामने एक आंसू न बहाया। बेटे को याद करके एक आह न भरी कि कहीं उनके राब दाब की नजरें नीची न हो जाएगी। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी सलमा पुप्पी ने 14 साल की उम्र में उनका मुंह काला कर दिया। तुम्हारी दादी ने एक दिन अपनी आंखों से देख लिया कि वो सफदर के बाप का हाथ पकड़े सरगोशियां कर रही है। उस दिन दादी ने सलमा पुप्पी को कमरे में बंद करके इतना मारा कि सारा जिस्म नीला हो गया। जब मैं उनके जिस्म पर हल्दी चूना लगाने बैठी तो कांप गई। फिर भी ये सजा तुम्हारी सलमा पुप्पी के लिए कितनी कम थी। उन्हें तो जिंदा दफना देना चाहिए था। दूसरे दिन उन्होंने सफदर के बाप दादा को जमीनों से निकाल दिया और 2 चमारों को बुलाकर हुक्म दिया कि उन्हें सबके सामने जूते मारकर गांव से निकाल दी। उसी दिन शाम को नाई नाकर बताया कि
जाने सफदर के बाप दादा से क्या कसूर हुआ कि सबके सामने जूती मारी गई। वो दोनों गांव से चले गए। उस खबर को सुनकर दादी ऐसे बेपनाह रव से उठे कि सब कांप गए। मगर तुम्हारी सलमा फूफी जीते जी मर गई। उस किस्से के बाद उन्होंने न तो ढंग से कपड़े पहने और न बालों में कंघी की। तुम्हारी दादी उन्हें हर वक्त नजरों में रखती। एक दिन मैंने उनको बड़ी अजीब हालत में देख लिया। सर्दियों के दिन थे। तुम्हारी सलमा फूफी भी धूप खाने छत पर गई हुई थी। उनके करीब छत के मुंडेर पर जंगली कबूतर बैठा गुटरगु कर रहा था और सलमा उससे कह रही थी, एक कबूतर तू शहजादियों के पैगाम ले जाता है, मेरे हाल पर रहम कर, एक पैगाम मेरा भी ले जा। उनसे कहियो कि सलमा तेरे फराग में तड़पती है। कबूतर तो खैर यूं ही फिर से उड़ गया, मगर मैंने तुम्हारी दादी को बेशर्मी की बातें कह सुनाई। उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि दूसरी बहुओं को ये बातें न मालूम हो, फिर भी ये बात तो सबको मालूम होकर रही। अल्लाह जाने वो कबूतर था कि जिन। उस दिन तुम्हारे दादा कहीं बाहर गए थे और कह गए थे कि रात मेहमान खाने में रहेंगे। दादी ने उस दिन सोने से पहले घर में ताला लगाकर चाबी अपने सराहने रख ली थी, मगर जब सुबह उनकी आंख खुली तो चाबियों को गुच्छा और तुम्हारी सलमा फूफी दोनों गायब थे। तुम्हारी दादी दम बखुद बैठी थी। उन्होंने सबको ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो कि अगर मुझसे उफ की तो जिंदा गाड़ दूंगी, कुत्तों से नचवा दूंगी। दूसरे दिन शाम को दादा वापस आए तो दादी ने बंद कमरे में देर तक बातें की। जब वो बाहर निकले तो उनका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इतना किस्सा कहकर अम्मा ने बड़ी हसरत से कहा था कि काश सलमा मेरी बेटी होती तो पहले ही दिन से अपने हाथों से जहर खिला देती। तुम्हारे दादा जाने क्या करते, मगर उसी दिन तुम्हारे अब्बा चंद दिन की छुट्टी लेकर आए थे और बड़ी बेशर्मी से सलमा के हक में अपने अब्बा से लड़ते रहे। मेरा गैरत से बुरा हाल था। काश तुम्हारे बाप से मेरी शादी न हुई होती। तुम्हारी दादी गुस्से से टहलती रही, मगर तुम्हारे अब्बा की मूंछों की लाज रखते मुंह से कुछ न बोले। मगर तुम्हारे दादा को जाने क्या हुआ कि उसी वक्त अपने दास्ताओं को घरों से निकाल दिया और गांव से चले जाने का हुक्म भिजवा दिया। दादी को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने हुक्म दिया कि सिर्फ दास्ताएं जाएंगी मगर उनके बच्चे नहीं जाएंगे, इसलिए कि उनके शौहर का खून थे। तीनों लड़के घर आ गए। तौबा, उनकी सूरतें देखकर घिन आती थी। दोनों छोटे लड़के ऐसे नदीरे थे कि बरसात के दिनों में मक्खियों की पटकी हुई झूठी गुठलियां चूस चूस कर हैसे में मर गए। शुक्र है मर गए, वरना क्या पता कि तुम्हारे अब्बा उन्हें भी आज कलीजे से लगाकर किसी कॉलेज में पढ़वा रही होती। सलमा ने भाग कर निकाह कर लिया था। तुम्हारे अब्बा की धमकियों से डरकर तुम्हारे दादा ने बजाय कुछ न किया, मगर जहाँ कहीं सलमा की मियां नौकरी करती उसे छुड़वा देती। सलमा और वो दोनों भूखे मरते। सच्ची बात तो ये कि उन्हें तो कुत्तों की तरह भूखा मरना चाहिए था, मगर तुम्हारे अब्बा ने उन्हें इंसानों की तरह मर जाने दिया। सफदर की पैदाइश पर सलमा को दिक हो गई और कुछ दिन बाद एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गई। जब दादी को सलमा फूफी की मौत की खबर लगी तो जाने उनकी शर्म कहाँ मर गई। अपनी बेहया बेटी की मौत पर सीना कुट कुट कर रोने लगी। मुझसे तो कसम ले लो, जो मेरी आंख से एक आंसू भी गिरा हो। हैरान होकर तुम्हारी दादी को देख रही थी, जो नौकरों चाकरों के बीच में लोट लोट कर रो रही थी। उसी वक्त उन्होंने अपने 3 बेटों को तार करा दिए। तुम्हारे अब्बा और बड़े चचा उस कलमुही की मौत पर भागे चले आए, मगर तुम्हारे मंजरे चचा ने सबकी इज्जत रख ली। उन्होंने उस जन्म जली के मौत पर आने से इनकार कर दिया। तुम्हारी दादी रो धो कर चुप हो गई, मगर मेरी नजरों में उनकी जरा भी इज्जत न रह गई थी, बस मजबूर थी जो खामोश रही। तुम्हारे अब्बा बड़े चाचा उस गांव चले गए जहाँ सलमा रहती थी, और जब तुम्हारे अब्बा वापस आए तो उस कलमू एक सफदर को सीने से लगा लाए। सलमा को मरे 40 दिन भी न हुए थे कि तुम्हारे दादा सजदे के लिए झुकते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। देखते देखते घर तबाह हो गया। तीनों बेटों ने उस गांव में रहना पसंद न किया और जागीर को खड़े खड़े एक नवाब के हाथों बेचकर अपनी अपनी मुलाजिमतों पर वापस चले गए। अगर वो जायदाद होती तो आज मैं दादी की जगह मालिका बनकर बैठती, मगर नसीब में तो ये लिखा था। अब तुम्हारी दादी अपने बड़े बेटे के टुकड़ों पर पड़ी एड़ियां रगड़ रही है और उस फसाद की जड़ की औलाद मेरे छाती पर मूंग दल रही है। हाय अम्मा जब भी आपा कोई किस्सा सुनाते तो बड़े गौर से उनकी तरफ देखती और आपा जैसे घबरा कर उनसे नजरें बचा लेती। अम्मा अब्बा से तो कुछ नहीं कहते, मगर उसे समझाने लगती, मेरी जान तुम इस कलंक के टीके के पास ज्यादा न उठा बैठा करो। इसके बाप दादा ने मेरा राजपाट छीन लिया।
अम्मा की इस नसीहत का उस पर जरा भी असर न हुआ था। उसे तो गुस्सा आता कि जब सफदर भाई इतने अच्छे तो अम्मा उनसे क्यों नाराज रहती। एक दिन तो अम्मा की शिकायत भी करना चाहती थी, मगर जब सफदर भाई के पास गई तो कुछ न कर सकी। सफदर भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते, उनकी तारीफ करने लगी। मगर मैं बुरा किसे लगता हूँ? किसी को भी नहीं। और वो जल्दी से भाग आई। जाने कौन निचली मंजिल के दरवाजे की जंजीर खड़खड़ा रहा था। उसने लियाफ से मुंह निकाल कर देखा। कमरे में घोर अंधेरा छाया हुआ था। चची जान की आवाज सुनाई दे रही थी। उन शायरों का बुरा हो, इतनी सर्दी में लोग अपने घरों से कब निकलते होंगे। बादलों की गरज में वो और कुछ न सुन सकी। अल्लाह, उसने जैसे बेचैनी से करवट बदली। हे, अगर नींद आ ही जाए तो कैसा अच्छा हो। सहन में कैनवस की आराम कुर्सियां बिछ गई थी। छोटी मेज पर आपा के हाथ का कड़ा हुआ मेज पोश पड़ा था। मामा मेज पर चाय के बर्तन लगा रही थी और अम्मा एक सा हिदायतें दे जा रही थी। आपा मेहंदी के छोटे से पौधे पर पानी छिड़कने के बाद अम्मा के पास आ बैठे। सफदर भाई अब्बा के पास वाली कुर्सी पर बैठे थे। वो अब्बा के पास खड़े थे, मगर कोई भी तो उसकी तरफ मुतवज्जह न था। सब बेजार थे। उसने कई बार अब्बा के हाथ पर हाथ रखा, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। अम्मा सफदर भाई को घूर घूर कर देख रही थी। आपा ने उस तरह जल्दी जल्दी चाय पी जैसे किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, मगर उसकी चाय बड़ी ठंडी हो रही थी। उसने हमारे गुस्से के प्याली को हाथ भी न लगाया। वो कितनी सख्त रंजीदा हो रही थी। भला ये भी कोई घर है जहाँ सब लोग मुंह फैलाए बैठे रहते हैं। कैसा अच्छा होता कि उस जगह न आई होती। यही आकर तो इसे सबके फूले हुए मुंह देखे थे। वो न जाने और क्या क्या सोचकर सबसे नाराज हो गई थी और वहां से हटकर मेहंदी की पत्तियां नोचने लगी। तुम चाय नहीं पियोगी बेटी? अब्बा ने पूछा, मगर वो चुप रहकर अपनी खफगी का इजहार कर रही थी। उसका जी चाह रहा था कि खूब जोर से चीखे। नहीं पीते, बल्ला से ठंडी हो जाए, किसी का अचारा है। कोड़ा क्यों कर रही हो? अम्मा ने सख्ती से पूछा और उठकर आपा के पीछे होली, जो लंबे लंबे कदम रखती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। सब मुंह बनाए बैठे रहते हैं आपा, उसने बड़े दुख से फरियाद की। यहाँ तो लड़कियां भी नहीं जिनके साथ खेलो कूदो तो जी बहल जाए। अरे बिट्टू, तुम इतनी बड़ी हो रही हो और तुमको इतना भी नहीं मालूम कि जब घर में लड़ाई हो तो सब चुप रहते। दोपहर में अम्मा रब्बा में खटपट हो गई है। उस दिन पहली बार आपा उसको बड़ा समझकर संजीदगी से बातें कर रही थी। क्यों लड़ाई हुई? बस यही कि अम्मा को सफदर भाई से नफरत है। जब तक वो इस घर से नहीं जाती लड़ाइयाँ भी नहीं खत्म होती। फिर कमरे के हल्के से अंधेरे में आपा उसे अपने पास बिठाकर सरगोशियां करने लगी। जब तुम्हारे सफदर भाई चौथे दर्जे में पढ़ते थे तो मैं बिल्कुल छोटी सी थी, मगर मुझे सब याद है। एक बार अम्मा ने उनको बेहद मारा था। जब अब्बा को मालूम हुआ तो अम्मा से रूठ कर ठाकुर साहब के घर चले गए थे। फिर ठाकुर साहब ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को राजी करके घर भेजा था। बस उस वक्त उससे अम्मा सफदर भाई से और भी नफरत करने लगी। कैसे बेशर्म है तुम्हारे सफदर भाई भी, जो यहाँ से जाते नहीं। अब तो इस लायक भी हो चुके हैं कि कमा खाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मा की हिदायत पर नौकरानी सफदर भाई को गर्मियों में 2-2 वक्त का सड़ा हुआ खाना खिलाती थी। चूल्हे पर दूध में ढेरों पानी मिलाकर पीने को देती और गोश्त पर के चमड़े काट कर उनके लिए खीमा पका देती। मगर सफदर भाई ने कभी अब्बा से शिकायत न की। एक दिन खुद अब्बा को जाने क्या सोचे कि उनका खाना देखने बैठ गई। उसके बाद सफदर भाई को अपने साथ खाना खिलाने लगी। उसके बाद भी सफदर भाई की सेहत खराब ही रही। हे, चमड़े तो कुत्तों को खिलाते हैं। वो था ना आपा हमारा छोटा सा कुत्ता टॉमी, उसे भी तो चमड़े उबाल कर दिए जाते थे। उसने कहने के तो कह दिया, मगर आपा एकदम सिसकने लगी और हैरान होकर रह गई। तुम सफदर भाई से ज्यादा न बोला करो, आपा ने आंसू पोंछ कर जल्दी से कहा।